नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए शिक्षण विधियों का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। देखिएगा, यहां पर आपको इस टेस्ट में मात्र 50 मिनट में पूरे 111 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं साथियों, मात्र 50 मिनट में। तो बिल्कुल लास्ट टाइम आपके पास ये बच रहा है। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हो तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, साथ ही इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जरूर अटेंड करिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि 111 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राप्य उद्देश्य वह शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें मापन किया जा सकता है, मापन नहीं किया जा सकता है, वर्गीकरण में सहायक नहीं होते हैं, मानव व्यवहार में झलकते हैं। तो देखिए, प्राप्य उद्देश्य का मतलब होता है ऐसे उद्देश्य जिनकी प्राप्ति एक कक्षा कक्ष शिक्षण में ही हम कर सके, उनको हम कहते हैं प्राप्य उद्देश्य। तो साथियों, इसका हम मापन कर सकते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है पहले क्वेश्चन में। देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना और सूत्र का प्रयोग करना। बता रखा है आगमन विधि अलग है, निगमन विधि अलग है, दोनों एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। तो मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, तीनों ही चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? आगमन विधि के अंतर्गत आती है। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है सूत्र का प्रयोग करना, तो सूत्र का प्रयोग किस में किया जाता है? निगमन विधि में किया जाता है। मतलब चौथा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणना कर सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, गणितीय आकृतियां बना सकेगा, समस्या समाधान कर सकेगा। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है कि जहां कौशलात्मक उद्देश्य की बात की जाती है, गणित से संबंधित है, तो वहां पर आकृतियां बनाना वगैरह आ जाते हैं। तो गणितीय आकृतियां बनाना किसके अंतर्गत आएगा? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तीसरा विकल्प तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो भाई, उपलब्धि परीक्षा में बालक की उपलब्धियां देखी जाती है, नैदानिक परीक्षा में बालक की कमजोरियां देखी जाती है, कठिनाइयां देखी जाती है। मतलब इन दोनों में उद्देश्यों का अंतर है, ये दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं साथियों। तो विकल्प 1 सही है चौथे में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। मूल्यांकन का निकटतम संबंध है विषय वस्तु से, मूल्यांकन विधियों से, उद्देश्यों से और सीखने की क्रियाओं से। तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है साथियों? क्योंकि हमें ये पता चल सके कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित कर रखे थे उनकी किस हद तक प्राप्ति हुई है, वो कहाँ तक पूरे हुए हैं साथियों। इस जांच के लिए ही, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। तो देखो, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे हुआ? उद्देश्यों से हुआ। थर्ड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द का किस विद्वान द्वारा प्रयोग किया गया? प्रोजेक्ट मतलब प्रयोजना। ठीक है, प्रयोजना इसका अर्थ होता है ना, किलपेट्रिक, रिचर्ड्स, गिलबर्ट और स्किनर। तो मित्रों, सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग रिचर्ड्स महोदय के द्वारा किया गया, जबकि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपेट्रिक है। ठीक है, यहाँ सभी चीज़ें आपको बता रखी है, सभी बता रखी है। फर्स्ट डिवीजन है, पढ़ना जरूरी है लास्ट टाइम में। ठीक है, ओनली सेकंड विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है मित्रों। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को। आपके प्रश्न नंबर 7 क्या है? एक छात्र दो वस्तुओं के मध्य तुलना व अंतर करना सीख गया है। छात्र में किस कौशल का विकास हो चुका है? तो ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक और ज्ञानोपयोग। साथियों, ये जो कौशल होते हैं यहाँ पर उसमें से बात की जा रही है। तो बालक ने क्या किया है? तुलना और अंतर करना वो सीख गया है। यहाँ पर जिस कौशल की पूर्ति हुई है, जिस उद्देश्य की, कौशल की क्या, जिस उद्देश्य की पूर्ति हुई है वह कौन सा उद्देश्य है? अवबोधात्मक या अवबोध उद्देश्य है। क्योंकि अवबोध उद्देश्य में क्या आता है? जब हम चीज़ों के बीच में तुलना करने लग जाते हैं, अंतर बताने लग जाते हैं, उनके बीच में वर्गीकरण करने लग जाते हैं, तो वो अवबोधात्मक उद्देश्य कहलाता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया? करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखना, देखो, सुनो और समझो। तो भाई, प्रयोगशाला विधि में बालक प्रयोग करके सीखता है, उसमें करके सीखता है। चीज़ों को निरीक्षण से सीखना, इसमें भी ये चीज़ें हो सकती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, लेकिन देखो, सुनो और समझो, ये तीनों चीज़ें मुख्य रूप से प्रयोगशाला की विधि की न होकर के प्रयोग प्रदर्शन विधि की ये तीनों चीज़ें हैं। प्रयोग
प्रदर्शन विधि की, जिसमें अध्यापक प्रदर्शन करता है प्रयोग का, छात्र देखता है, अध्यापक उसको समझाता है, छात्र सुनता है और समझता है। ठीक है, तो फोर्थ विकल्प आपके प्रयोग प्रदर्शन किया का है, न कि प्रयोगशाला का। यही आंसर रहेगा साथियों 8वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित है विभेदनशीलता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता। तो देखो, जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षण का निर्माण करते हैं, यदि वह जो परीक्षण है उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो उसको हम वैधता के नाम से जानते हैं। विकल्प 3 सही है साथियों 8वें में। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का उत्तर 1 फिक्स होता है। विश्वसनीयता में बार बार अंकन करने पर भी कोई परिणाम में अंतर नहीं आता है। विभेदनशीलता में सामान्य, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली इत्यादि बालकों में वर्गीकरण कर लिया जाता है, मतलब विभेद कर दिया जाता है। ठीक है, 3 विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 का है, नोट मिस टाइपिंग है। सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। व्यक्तियों व उसके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। कई पुस्तकों का संग्रह करना ही सामाजिक अध्ययन है। मानवीय अनुभवों का अध्ययन मात्र ही सामाजिक अध्ययन है। और सभ्यता की उत्पत्ति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। तो भाई, कई पुस्तकों का संग्रह है तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मानवीय अनुभवों का अध्ययन मात्र हो सकता है। व्यक्ति व उसके पर्यावरण का अध्ययन ये भी हो सकता है। सभ्यता की उत्पत्ति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। तो इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट विकल्प है उसका चयन करो साथियों। कौन सा विकल्प आपके 10वें प्रश्न। तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है। देखो, ये दूसरा गलत है, मानवीय अनुभवों का अध्ययन मात्र ही। तो साथियों, इसमें सिर्फ अनुभव ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति और उसके पर्यावरण का अध्ययन साथियों ये आपके सबसे बेस्ट विकल्प है। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि सभ्यता की उत्पत्ति वगैरह ये चीज़ें तो इतिहास में चलती है, और इतिहास ही थोड़ी सामाजिक है, और भी तो सब्जेक्ट होते हैं, और व्यक्ति और उसके पर्यावरण में सभी चीज़ें आ जाती है। इसलिए प्रथम विकल्प 10वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है उपचार, निदान, त्रुटि और विचार। तो अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के फलस्वरूप का निर्धारण जो हम करते हैं उसको उपचार, त्रुटि या विचार नहीं बल्कि निदान के नाम से जानते हैं। सेकंड विकल्प सही है साथियों 11वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले, उपलब्धि परीक्षण के पहले। तो भाई, कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद किया जाता है, निदान के पहले नहीं किया जाता है साथियों। निदानात्मक परीक्षण या मूल्यांकन के बाद जो कमजोर और पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो विकल्प 1 सही है 12वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। अच्छे शिक्षण के रूप में किसको आप अधिक महत्व दोगे या फिर अधिक महत्व दिया जाता है? पाठ को, अध्यापक को, इकाई योजना को, नियोजन की प्रक्रिया को? तो भाई, अच्छे शिक्षण के रूप में हम सबसे अधिक महत्व किसको देंगे साथियों? नियोजन की प्रक्रिया को, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया का मतलब होता है पहले ही ये फिक्स कर लिया जाता है कि हमें किस प्रकार से बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस किस विधियों का प्रयोग करना है, कितना टाइम में ये चीज़ पढ़ानी है, कैसे समझानी, सभी चीज़ें फिक्स कर दी जाती है। तो इसलिए फोर्थ विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, आकृतियों का उद्बोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का, वैसी ही आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने में, आकृतियों का प्रदर्शन करने में। तो मैंने आपको बता रखा है कि अवबोध मतलब तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना। तो इन तीनों में से एक चीज़ 100% आती है अवबोध में, तो आकृतियों का वर्गीकरण करना यहाँ पर अवबोध के अंतर्गत होता है। विकल्प 1 सही है 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व है भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक नहीं है, मानसिक या व्यवहारिक। तो साथियों देखो, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक दोनों ही जगह गणित का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक माना जाता है साथियों। ये आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, सेकंड चॉइस आपके मानसिक रहेगी। ये क्वेश्चन आ जाता है तो व्यवहारिक कर देना, नो टेंशन रहिएगा, आपके सही माना जाएगा। हो सकता है पहली आंसर की मैं मानसिक मान ले, लेकिन व्यवहारिक मानना पड़ेगा क्योंकि पहले उन्होंने व्यवहारिक मान रखा है। तो थर्ड विकल्प आपके 15वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। मस्तिष्क विप्लव विधि एक प्रजातांत्रिक विधि है, एक तंत्रात्मक विधि है, व्यवहारिक विधि है और वैज्ञानिक विधि है। तो भाई, मस्तिष्क विप्लव विधि व्यवहारिक, वैज्ञानिक, प्रजातांत्रिक तीनों ही है, एक तंत्रात्मक नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर हमारा जो फर्स्ट ओपिनियन रहेगा, हमारी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो रहेगी साथियों प्रजातांत्रिक विधि है। कैसी विधि है? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक मतलब जिसमें सभी को मुख्य भूमिका में रखा जाता है, किसी एक का दबदबा नहीं रहता है इसमें। प्रथम विकल्प 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17।
मूल्यांकन किया जाता है प्रतियोगिता की भावना जागृत करने हेतु, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, स्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने हेतु और उपलब्धि की जांच करने हेतु। तो भाई मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं? प्रोन्नति, भावना जागृत करना, वो भी किसकी? प्रतियोगिता की, स्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाना। ये इनसे बेटर विकल्प कौन सा है? उपलब्धि की जांच करने हेतु। बालक ने कितनी उपलब्धि हासिल की है, कितना सीखा है, कितना ज्ञान ग्रहण किया है, ये उसकी उपलब्धियां होती है और इसकी जांच हम किससे लगाते हैं? इसका पता किससे लगाते हैं? मूल्यांकन से। तो विकल्प नंबर आपके 4 सही है साथियों 17वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ब्लूम का टेक्सोनोमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग और ज्ञान। तो भाई ब्लूम ने अपने टेक्सोनोमी में समझ, प्रयोग, ज्ञान तीनों के बारे में बताया, लेकिन बुद्धि के बारे में नहीं बताया है। मतलब दूसरा जो विकल्प है ये ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है। तो सेकंड विकल्प आपके 18वें में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी है? चार्ट्स, फील्ड स्ट्रिप, कलर चाक और फिल्म स्ट्रिप। तो भाई सर्वाधिक प्रभावी उसको माना जाता है जब हम प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव का उदाहरण यहाँ क्या है? फील्ड स्ट्रिप है। जल्दी जल्दी में फिल्म स्ट्रिप मत कर देना, फिल्म स्ट्रिप अलग होती है, फील्ड स्ट्रिप अलग है। फील्ड स्ट्रिप मतलब क्षेत्रीय भ्रमण से लिया जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, पेपर करो तो पूरे ऑप्शन को पढ़ना। ऐसा नहीं है कि लास्ट में नहीं है लिखा रहा है, लास्ट में असत्य है, लास्ट में सत्य नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है और आप आगे से तो आपको सही लग रहा है विकल्प, हाँ हाँ सही है सही है सही है। भाई गोला लगा लो, नहीं है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में भी देख लो, है नहीं है इत्यादि। 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो गलत कर देते हो आप ऐसे। मतलब आते तो ज़्यादा हैं ऐसे, लेकिन 4-5 तो आप खुद गलत कर देते हो अगर प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हो तो देखो एग्जाम हॉल की बात करेंगे, 25 को करेंगे, किस प्रकार से पेपर को अपन सेटलमेंट करेंगे। नो टेंशन होकर के तैयारी कीजिए 24 तक, 25 को बिल्कुल बंद कर देना है। तो साथियों 25 को क्या करना है? सिर्फ बातें करेंगे। बातें कौन सी? एग्जाम के लिए, कि आपको किस प्रकार से आपकी तैयारी को सही तरीके से एक सही रूप देना है, एक एग्जाम में जो एक सही तरीका होता है उसको अपनाना है। तो प्रश्न नंबर 20 है, विज्ञान सबके लिए पुष्टि की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीईआरटी और एनईपी 2020। तो एक लाइन आती है विज्ञान सबके लिए, इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। विकल्प 1 सही है साथियों 20वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, किस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए वार्तालाप, रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम उपयोगी है? श्रवण, पठन, वाचन, लेखन। तो बातचीत करते हैं, बातचीत करने से क्या होता है साथियों? श्रवण कौशल का विकास होता है। रेडियो से कौन से कौशल का विकास होता है? श्रवण कौशल का विकास होता है। दूरदर्शन से भी फिर इसका ही होगा। तो विकल्प 1 आपके 21वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे, श्रुत लेख से किन कौशलों का क्रम से विकास होता है? श्रवण वाचन, वाचन श्रवण, लेखन श्रवण, श्रवण वाचन। तो भाई श्रुत लेख, सुन करके लिखना, सुन पर ले रहे हैं फिर लिख बाद में रहे, तो श्रवण लेखन आपका चौथा विकल्प 22वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है? बोध प्रश्न, प्रत्यस्मरण प्रश्न, विकास प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। तो भैया रिक्त स्थान की पूर्ति हमेशा प्रत्यस्मरण में आती है, कई बार बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, मेरे गाँव का नाम रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भाई गांव का नाम बताना है, तो इस प्रकार के प्रश्न प्रत्यस्मरण प्रश्न पर आधारित होते हैं। विकल्प 2 आपके 23वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है? लेखन की असावधानी, कारण नहीं है। देखो मेरे खुद से गलती हो गई जल्दी में, लेकिन मैं क्या जल्दी करा रहा हूँ, 50 मिनट में 100 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पकड़ा ना उसको। ऑप्शन देखते ही पता चल गया था कि नहीं यार इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक। अध्यापक का शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान और छात्र की कम दृष्टि। तो कम दृष्टि, कम ज्ञान, असावधानी, ये तो अशुद्ध वर्तनी का कारण होता है, लेकिन अध्यापक का शुद्ध उच्चारण थोड़ी कारण होता है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प आपके इसमें सही आंसर है 24वें प्रश्न में। प्रश्न 25, शिक्षा के बदलते परिवेश निम्न में से किस प्रकार के मूल्यांकन का अधिकतम महत्व है? शिक्षा के बदलते परिवेश में सतत, उत्पादक, आकस्मिक, व्यवहार। तो साथियों शिक्षा के बदलते परिवेश में जो मूल्यांकन का सबसे अधिक महत्व है, उस मूल्यांकन को हम सतत मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से। विकल्प 1 सही है आपके 25वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आवश्यक नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अभिव्यक्तता और व्यापकता। तो एक जो अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, इसमें विश्वसनीयता का होना आवश्यक है, वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है, व्यापकता का होना आवश्यक है, लेकिन अभिव्यक्तता इसका कोई भी गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा के संबंध में नहीं बताया जाता है। तो अभिव्यक्तता तो क्या निबंधात्मक परीक्षा का गुण है ये तो थर्ड विकल्प आपके 26वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27,
परियोजना विधि निम्न में से किस अवधारणा पर आधारित है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अध्येता केंद्रित, इकाई केंद्रित और सभी। तो भाई परियोजना विधि बाल केंद्रित एक शिक्षण विधि है, मतलब ये अध्येता केंद्रित पर आधारित है। सेकंड विकल्प आपके 27वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी का आचरण जानने में, सभी। तो इसमें देखो आचरण और उपस्थिति गलत है, ओनली प्रगति जानने में ही मूल्यांकन उपयोगी होता है छात्र की। विकल्प 1 सही है 28वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। सृजनशीलता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सर्वोत्तम है? रंगों की पहचान के खेल खेलना, चित्रपटन करना, वाद्य की सहायता से व्यायाम करना और खिलौने बनाना। तो सृजनशीलता की जहाँ पर बात की जाती है कौन सी क्रिया सर्वोत्तम है? खिलौना बनाना यहाँ सबसे बेस्ट विकल्प है। तो चौथा विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। तो साथियों प्रश्न नंबर 30 है, दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि में किया जाता है? आगमन विधि में, अनुकरण विधि में, व्यतिरेकी विधि में और समवाय विधि में। देखिएगा तुलनात्मक अध्ययन यदि हमको करना है दो भाषाओं के बीच में, तो हम क्या करते हैं, इसमें व्यतिरेकी विधि के माध्यम से हम दो भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं साथियों। विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है 30वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है किस पर? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर और अभिव्यक्ति पर। तो जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, नाम सभी ने सुन ही रखा होगा, ये किस पर बल देता है साथियों? अनुकरण पर बल देता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। तो आपके 32वां क्वेश्चन, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। तो 32वें क्वेश्चन में राइट आंसर क्या रहेगा? जो व्याकरण की समझ है इसको यदि आप संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आकलन इसका करते हो तो ये पूर्णतः उचित माना जाता है। विकल्प 1 सही है 32वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? उच्च स्तर पर छात्रों के लिए, नैतिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए और प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। तो भाई रुचि उत्पन्न करने की बात की जा रही है। रुचि हिंदी भाषा के प्रति यदि आपको उत्पन्न करना है तो ये किस स्तर के छात्रों के लिए सही रहेगा? 33वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है मित्रों। रुचि उत्पन्न करना प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए होता है। चौथा विकल्प आपके सही है, चले आ जाए साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। सीता वाद्य यंत्र किस तरह की शिक्षण सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य और इनमें से सभी। तो 34वें क्वेश्चन में देखिएगा सीता वाद्य यंत्र की बात की जा रही है, ये एक श्रव्य सामग्री होती है साथियों। यहाँ आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 34 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। डाल्टन विधि के प्रवर्तक है मॉन्टेसरी, गांधी, कोल्डवेल, कुक, हेलन पार्क। तो साथियों देखिए डाल्टन विधि के जो प्रवर्तक है किसके द्वारा डाल्टन विधि दी गई थी? मिस हेलन पार्क हस्ट के द्वारा। महात्मा गांधी, मॉन्टेसरी या कोल्डवेल कुक इसमें नहीं है। फोर्थ विकल्प आपके 35वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति, तीव्र उच्चारण, सुलेख और भाव प्रकाशन। तो साथियों मौन वाचन जो शिक्षण है इसका उच्चारण इसमें किया नहीं जाता है, लिखा इसमें जाता नहीं, भाव को प्रकाशित नहीं किया जाता है, बल्कि मनन शक्ति इसका मुख्य उद्देश्य माना जाएगा विकल्पों को देखते हुए। तो विकल्प नंबर 1 सही है 36 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशुभाषण। तो मित्रों सुलेख, श्रुतलेख, शुद्धवर्तनी तीनों ही लेखन के रूप है, लेकिन आशुभाषण किसका रूप है? मौखिक अभिव्यक्ति का। चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 37 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। तो आपके 38वां क्वेश्चन, लेखन कुशलता में विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कविता का कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन और आंखों देखी घटना को लिखना। तो भाई घटना को लिख रहे हो, अधूरी कहानी को पूरी कर रहे हो, कहानी कविता का सृजनात्मक लेखन कर रहे हो, सभी बेस्ट चीज़ें हैं, लेकिन प्रतिलिपि तो जैसा का तैसा लिख देना है, इसलिए साथियों ये सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाएगा। 38वें में पहला विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। चलिए 39वां क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है सतत परीक्षा के रूप में, विद्यार्थी का स्तर ज्ञात करने के रूप में, सत्र के अंत में और पठन करते समय। तो बताइए निदानात्मक परीक्षण कब किया जाता है? साथियों राइट आंसर इसमें रहेगा विद्यार्थियों का स्तर ज्ञात करने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। विकल्प 2 आपके 39वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। भाषा का मुख्य रूप है चित्रात्मक, लिखित, दृश्य और मौखिक। तो 40वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। भाषा के मुख्य रूप की बात की जा रही है साथियों। सबसे ज़्यादा यूज हम किस भाषा का करते हैं? मौखिक भाषा का करते हैं, ऐसे मुख्य रूप इसको ही माना जाता है। चौथा विकल्प आपके 40वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। तो चलिए 41वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 आपसे क्यों पूछ रहा है? प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति करना है कविताएं पसंद करते हैं।
लयपूर्ण, छोटी, वीर रस की नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत। तो बताइए प्रश्न संख्या 17 में। साथियों वीर रस की नहीं रहेगी, छोटी भी नहीं रहेगी, पहला या चौथा नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत, उनको ज़्यादा जानकारी नैतिकता की होती नहीं है, वो लयपूर्ण कविता पसंद करते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा उड़र जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो जाएगी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, एक जैसा है ना ये, तो ये क्या है, लयपूर्ण तो है, लयता ही तो है, इसलिए प्रथम विकल्प 41वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं साथियों। तो चलिए 42वां क्वेश्चन, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख, परस्पर बातचीत। तो देखिएगा श्रवण योग्यता मतलब सुनने की योग्यता की अगर हम बात करें तो साथियों सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या रहेगा, परस्पर बातचीत, क्योंकि परस्पर मतलब आपस में बातचीत करना, खुद के विचारों को अभिव्यक्त करना भी इसमें आ जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके बेस्ट आंसर है 42वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 को देखेंगे। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा की संरचना समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। 43वें क्वेश्चन में देखिएगा, बात करें अगर गद्य पाठों के शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है तो विकल्प नंबर 2 समस्त गद्य विधाओं का, समस्त ज्ञान थोड़ी देना है साथियों, समस्त अलग बहुत से प्रकार की होती है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 43वें में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या प्रथम क्या सेकंड विकल्प है, सॉरी है ना, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 44 को देखेंगे साथियों। 44वां क्वेश्चन, दी गई सहायक सामग्री में से शेष में से भिन्न सहायक सामग्री है उसे चुनिए। समाचार पत्र, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं और बाल साहित्य। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 44 में जो आपको राइट आंसर देना है। देखो समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य तीनों ही दृश्य सामग्री है पठन के लिए, लेकिन टेलीविजन दृश्य श्रव्य है, तो ये क्या है, भिन्न है। आपके 44वें में सेकंड विकल्प ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति एवं उसके मत व दृष्टिकोण की योग्यता का पता चलता है। मौखिक, व्यक्तित्व, सामूहिक, लिखित। साथियों यहाँ 2-3 चीज़ें आ रही है, पता चल रहा है भाषा प्रवाह है, मत, दृष्टिकोण, तार्किकता, उसके मौखिक मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है। विकल्प 1 आपके 45वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती विधि है। निर्देश, रूपरेखा, समवाय और आदर्श। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो बताइए प्रश्न संख्या 46 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिएगा इनमें से आपको वो विधि बताना है जो कि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है। तो साथियों जो निर्देशन विधि या निर्देश विधि है यह मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है, क्योंकि मंत्रणा विधि में भी बातचीत करके मंत्रणा करके रचना की जाती है और निर्देश विधि में भी ऐसा ही होता है। विकल्प 1 इसलिए सही है 46 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है। समवाय, निर्देश, स्वाध्याय और आदर्श। तो भाई निर्देश तो मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है, मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप किस विधि को कहा जाता है साथियों। राइट आंसर है जो स्वाध्याय विधि है, इसको मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 है आपके सही 47वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, निम्न में से वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। तथ्य व घटनाएं, सामान्य ज्ञान, जीवनी अनुभूतियां और सहस्वर वाचन। तो भाई वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान हम किससे प्राप्त नहीं कर सकते, तथ्य और घटनाओं को सुनकर के। वैचारिक विषय वस्तु, जीवनी अनुभूतियां, सामान्य ज्ञान, इनसे हम वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन सहस्वर वाचन से नहीं। चौथा विकल्प आपके इसमें सही है साथियों प्रश्न नंबर 48 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49, 49वां क्वेश्चन, प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियाँ, कविता पाठ, वार्तालाप, भाषण। वार्तालाप, भाषण, कविता पाठ से हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ध्वनियों के माध्यम से नहीं होता है। ध्वनियाँ तो संकेत मात्र होती है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके 49वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 पे आते हैं। तो चलिए 50वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। तो 50वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा। देखो बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार प्राथमिक स्तर पर रहेगा रोचक विषय वस्तु। जिन विषय वस्तु में उनकी रुचि हो वैसा ही उनका बाल साहित्य होना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 50 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, या ये नहीं होता है तीसरा उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, बल्कि भाषा प्रयोग के उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए साथियों, तभी भाषा को प्रभावी रूप से वो सीख सकेंगे। तो प्रथम विकल्प आपके 51वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 पे आते हैं मित्रों। तो 52वां प्रश्न,
पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है। बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं साधक है, बाधक है। बाधक नहीं है, बड़ों ही नहीं छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि ये एक साधक है, साधन है, ये यूँ मान सकते हो। विकल्प 3 आपके 92 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाएं, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। तो क्रमिक प्रगति मतलब जो लगातार वो एक क्रम से प्रगति करते रहते हैं साथियों, उसकी जानकारी हमें पोर्टफोलियो के माध्यम से मिलती है। विकल्प 1 आपके सही है प्रश्न नंबर 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 को देखेंगे साथियों। तो आपके 54वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं और इनमें से सभी। तो भाई कहानी रचना अगर हमको कराना है तो श्यामपट्ट की भी सहायता ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड की भी, चित्रकथाओं की, मतलब यहाँ पर जो चौथा विकल्प है सभी वाला, यही आपका 54 में सही है साथियों। प्रश्न नंबर 55, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है गीत व नाट्य, शब्दार्थ कथन, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय और व्याख्या। तो नर्सरी स्तर पर तो गीत और प्राथमिक स्तर पर नाट्य, मतलब गीत एवं नाट्य प्रणाली नर्सरी एवं प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है साथियों। विकल्प 1 सही है आपके 55वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 को देखेंगे। तो आपके 56वां क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक, जीवन उपयोगी, बेसिक और नैतिक। तो भाई प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि में नैतिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, सैद्धांतिक नहीं बल्कि जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। विकल्प 2 आपके 56वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 पे आते हैं। तो आपके 57वां क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, उपलब्धि और प्रायोगिक। तो जो भावात्मक पक्ष का यदि हमको मापन करना है तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मापनी किसे माना जाता है साथियों? राइट आंसर है अभिवृत्ति मापनी को भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 57 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58, मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। देखो मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, मौखिक रूप से जो हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उनका विकास करना है हमको, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा 58 में मित्रों? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? देखो विद्यालय पत्रिका, नाटक नहीं रहेगा बल्कि वाद विवाद रहेगा, क्योंकि क्विज कार्यक्रम में तो साथियों मौखिक रूप से थोड़ी होता है, ये तो लिखित चीज़ें हैं ये तो, इसलिए आपके थर्ड विकल्प आपके 58 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं। तो चलिए 59, भाई वाद विवाद करना, भाई यहाँ प्राथमिक स्तर तो कह ही नहीं जा रहा है, तो उच्च प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर पर तो वाद विवाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं, वो अलग चीज़ है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, कहानी लेखन में कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, घटना वर्णन, कहानी लिखना और श्रुत लेख। तो भाई भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी क्या है? कहानी कहना, घटना वर्णन, कहानी लिखना तो बेस्ट, लेकिन श्रुत लेख में सिर्फ सुनकर लिखा जाता है, बाकी ऊपर के जो 3 विकल्प है इसमें खुद के विचारों को भी व्यक्त कर लिया जाता है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सबसे कम प्रभावी तरीका माना जाएगा 59 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60वें प्रश्न पे आते हैं साथियों। निम्न में से कौन मौन पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर, मौन, अर्थ पठन, ध्रुत पठन। तो साथियों देखो सस्वर पठन तो भाई स्वर सहित किया गया पठन है, तो फिर ये मौन पठन का प्रकार रहेगा ही नहीं। प्रथम विकल्प आपके 60वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 को देखेंगे। तो आपके 61वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे देख लेते हैं। 61वां क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रभावी रूप से किसने जोड़ दिया? मुदालिया शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सीसी पर सबसे ज़्यादा जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड विकल्प आपके 61वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 62 पर। 62वां क्वेश्चन, नील पत्र का उद्देश्य है शिक्षण उद्देश्यों को अंकबार देना, विषय वस्तु को अंकबार देना, प्रश्नों को अंकबार देना और इनमें से सभी। तो देखो नील पत्र का उद्देश्य यहाँ पर सभी है, सभी को अंकबार इसमें दिए जाते हैं, इसलिए चौथा विकल्प आपके 62 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 पर आते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और इनमें से सभी। तो भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत मतलब पूरी हो चुकी है, उसके बाद में छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, इसकी जांच हम उपलब्धि परीक्षण से लगाते हैं, उपलब्धि परीक्षण से पता चलता है। थर्ड विकल्प आपके 63 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 पे आते हैं। तो 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बोलने की योग्यता कौन सी है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशुभाषण। तो भाई बोलने की योग्यता वर्तनी, लेख, श्रुतलेख तीनों ही लेखन की है, आशुभाषण यहाँ पर बोलने की योग्यता है। फोर्थ विकल्प आपके 64 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? दीपावली पर लेख, कहानी कथन, अभिनय और संवाद। संवाद, कहानी कथन, अभिनय मौखिक भाव है, लेकिन दीपावली पर लेख लेखन भाव है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके 65 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66,
परीक्षण की वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रश्न बनाने होंगे, निबंधात्मक, लघु स्तरीय, वस्तुनिष्ठ और इनमें से कोई भी नहीं। तो वस्तुनिष्ठता बढ़ानी है तो भाई वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न बनाने होंगे। थर्ड विकल्प आपके 66 में सही है साथियों। तो 66 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लगभग आधे से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 पे आते हैं। तो साथियों आपके प्रश्न नंबर 67 है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। वाणिज्य शिक्षालय, पब्लिक, लैटिन और बालवाड़ी। तो भाई बालवाड़ी इनके द्वारा दिया गया है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 67 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 पे आते हैं साथियों। तो चलिए 68वां प्रश्न। अध्यापक के कार्य की सफलता का मूल्यांकन इस तथ्य से किया जाता है कि वह छात्रों से वांछित सामाजिक परिवर्तन, व्यावहारिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, प्रायोगिक परिवर्तन लाने में सफल हो पाया है। तो भाई कोई भी अध्यापक है, सफलता का मूल्यांकन किससे कहेंगे, जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। किसके? छात्रों के व्यवहार में। दूसरा विकल्प आपके 68वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 पे आते हैं साथियों। तो आपके 69वां क्वेश्चन है, डाल्टन, यह तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मिस एलन पार्कस्ट, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया था। प्रश्न नंबर 70, परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। तो भाई पर्यवेक्षित, असाइनमेंट, परियोजना या स्वअध्ययन। तो परीक्षा के दिनों में सर्वाधिक हम स्वअध्ययन का प्रयोग करते हैं। थर्ड विकल्प आपके 70वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71, विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए तो उन्हें अधिक से अधिक खोजने के प्रेरित करना चाहिए। ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, किलपेट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग और जॉन डेवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पिछले टेस्ट में भी मैंने इस क्वेश्चन को दिया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ही इसका सही आंसर है साथियों। ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। हालांकि ये विधि खोज विधि है जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग की थी, बट चौथा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 71 में। तो चलिए प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी डायरी का प्रयोग किस विधि पर आधारित है? बिनेट का, ड्रेकाली, ठेका और स्वयं मूल्यांकन। तो साथियों 72वें क्वेश्चन में देखिएगा, जो प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी डायरी का प्रयोग किया जाता है वो बिनेट का विधि पर आधारित होती है। प्रथम विकल्प 72 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73, ये देखिएगा, सहायक सामग्री का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस विधि में किया गया? दल शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, बुनियादी शिक्षा और खेल विधि। तो भाई भारत की बात की जा रही है, जो महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा है उसमें अबेकस के रूप में सबसे पहले सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया था। विकल्प आपका 3 सही है 73 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, दैनिक पाठ योजना आधारित होती है। इकाई योजना पर, मासिक योजना पर, वार्षिक योजना पर, कोई नहीं। तो भाई दैनिक पाठ योजना जो बनाई जाती है किस पर आधारित होती है? इकाई योजना पर आधारित होती है। विकल्प 1 सही है 74 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 पे आते हैं साथियों। तो देखिएगा 75वां क्वेश्चन, स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और अभिवृत्ति। तो हम खुद के उदाहरण देते हैं, खुद के ही नियम बनाते हैं साथियों। ये क्या है? ज्ञान का उपयोग होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 75 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 76 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 76 से, नीलपत्र निर्माण में कौन से उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिरुच्यात्मक और कौशलात्मक। देखो नीलपत्र ब्लूप्रिंट जो प्रश्न पत्र का आधारशिला, प्रश्न पत्र की आधारशिला भी कहलाती है। देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 76 में आपके जो सही आंसर है, नीलपत्र के निर्माण में जब जो उद्देश्य होते हैं उसमें अभिरुच्यात्मक जैसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 76 में, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं। तो 77वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, निम्न में से मर्दूल उपागम नहीं है? ग्राफ, ग्लोब, OHP और बोर्ड। तो भाई एक होता है मर्दूल उपागम और एक होता है कठोर उपागम। यहाँ पर देखिएगा जो ग्राफ है, ग्लोब है, बोर्ड है, तीनों ही मृदुल उपागम है। लेकिन जो OHP है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये साथियों कठोर उपागम के अंतर्गत आ जाता है। मतलब विकल्प नंबर आपका जो 3 है 77 में, यही आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 पे आते हैं। तो 78वां क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में शैक्षिक भ्रमण उपयोगी होता है? मूल्यांकन के लिए, अनुभविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए और सभी। तो सभी नहीं आएगा क्योंकि मनोरंजन गलत है। मतलब अनुभविक साक्ष्य के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए शैक्षिक भ्रमण उपयोगी होता है। 78 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 पे आते हैं। बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या उपयोगी है? कक्षा में छात्रों को शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाए, छात्र व्याकरण के ज्ञान में पारंगत होने चाहिए, कक्षा में सिर्फ शैक्षिक क्रियाओं पर ही ध्यान दिया जाए और कक्षा शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं भी करवाई जाए। तो साथियों कल यूँ मान लीजिए, कल अंतिम टेस्ट है मेगा टेस्ट वाला, लास्ट टेस्ट है, इसके बाद मेगा टेस्ट नहीं बनाऊंगा। कुछ चीज़ें रिवाइज करा दूंगा 23 को, मतलब 24 को, 25 को तो लगभग यूँ मानो कुछ नहीं होगा, 25 को तो सिर्फ कुछ चीज़ें ही आपसे शेयर की जाएगी। तो इसलिए कल वाले टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। मतलब यूँ मान लीजिए कल वाला टेस्ट और उसके बाद सीधा रीड, ठीक है।
79 में जो देखो सर्वांगीण विकास हेतु क्या उपयोगी है ये देखना था। तो शिक्षण के माध्यम से सिखाना, व्याकरण में पारंगत और सिर्फ शैक्षिक क्रियाओं पर ही ध्यान और कक्षा शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। तो भाई चौथा विकल्प आपका इसमें सही है, क्योंकि कक्षा शिक्षण भी हो रहा है उसके साथ सहगामी क्रिया भी हो रही है, तो इससे ही तो सर्वांगीण विकास होगा। चौथा विकल्प 79 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80। तो 80वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है ध्वनि संकेतों का श्रवण, बोधपूर्वक सुनना, ध्वनि संकेतों को द्वितीय भाषा में बदलना और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई सुनने का अर्थ किससे लिया जाता है साथियों? ध्वनि संकेतों का श्रवण ही नहीं बल्कि बोधपूर्वक मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, समझकर सुनना। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 80 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 81 देख लीजिए कौन सा है। आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता और संवेदनशीलता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? रचना कार्यों में भौतिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास, भाषा तत्व का ज्ञान, साहित्य का रसास्वादन। देखिएगा आस्था, श्रद्धा, प्रेम, इसमें रसास्वादन नहीं हो रहा है बल्कि ये हमारी अच्छी वृत्तियाँ, सद्वृत्तियाँ हैं, इसलिए दूसरा विकल्प 81 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 को देखेंगे, मतलब 82 को सॉरी, 82वां क्वेश्चन। मौन पठन के विषय में धारणा है कि इससे उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, पठन की गति सामान्य हो जाती है, आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास किया जाता है। तो भाई मौन पठन मतलब मन ही मन, मतलब एकाग्रचित ध्यान बांध करके जो हम पढ़ाई करते हैं साथियों वो ही मौन पठन कहलाता है। तो चौथा विकल्प सही है, इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। 82 में फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 को देखेंगे। तो 83वां प्रश्न। वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए, शिक्षक के लिए, विद्यालय के लिए। तो भाई वार्षिक योजना किसके लिए बनाई जाती है? वार्षिक योजना का निर्माण अब किसके लिए किया जाता है? इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। तो वार्षिक योजना मुख्य रूप से शिक्षक के लिए होती है, जिसमें संपूर्ण वर्ष भर का ये पता होता है कि भाई मुझे संपूर्ण वर्ष भर में कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 83 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 को देखेंगे। तो आपके 84वां क्वेश्चन है साथियों। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर और कोई भी नहीं। तो भाई 84 में जो सही आंसर है, अनुकरण विधि के माध्यम से हम रचना शिक्षण अगर करवाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो सही मानी जाती है वो कौन सा स्तर के लिए? प्रारंभिक स्तर के लिए, क्योंकि बालकों की प्रवृत्ति होती है अनुकरण करना, छोटे बालकों की। तो प्रथम विकल्प 84 में सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं मानी जाती है? सहयोगात्मक अधिगम, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट, निर्देशित खोज विधि और प्रदर्शन विधि। तो 85 में जो सही आंसर है साथियों, सबसे क्या देखना था? उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो व्याख्यान द्वारा स्पष्टीकरण प्राथमिक स्तर पर नहीं माना जाता है अच्छा, क्योंकि बच्चों में व्याकरण में क्या होता है, अध्यापक ही सक्रिय है, छात्र तो निष्क्रिय होते हैं, इसलिए फिर ये ज़्यादा सही नहीं है साथियों। तो सेकंड विकल्प 85 में सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 को देखेंगे। तो 86वां क्वेश्चन। कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षण का नहीं है? वेद, विश्वसनीय, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन और व्यक्तिनिष्ठ। तो एक जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो वेद होता है, विश्वसनीय होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का भी मापन करता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ वो नहीं होता है। तो आपके फिर जो चौथा विकल्प है 86 में, यही आपका आंसर है साथियों। कौन सा? चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। तो आपके 87, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी है? व्याख्यात्मक, मौखिक, वस्तुनिष्ठ और प्रायोगिक। तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली किसको माना जाता है? जो प्रश्नावली वस्तुनिष्ठ हो साथियों, मतलब जिनका फिक्स उत्तर होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन करती है, जिसमें विश्वसनीयता ज़्यादा पाई जाती है, ये जो विभेदकारिता हो, तो साथियों ये सभी चीज़ें ही लगभग वस्तुनिष्ठता में होती है, इसलिए थर्ड विकल्प 87 में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 को देखेंगे। आपके 88वां क्वेश्चन। सामाजिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए किसके? लेखक के, शिक्षक के, विद्यार्थी के या सरकार के। तो कोई से भी सब्जेक्ट की पाठ्य पुस्तक को वो किसके अनुकूल होनी चाहिए साथियों? किसके अनुरूप होनी चाहिए? विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि उसका निर्माण किसके लिए किया जा रहा है? विद्यार्थी के लिए। तो सेकंड विकल्प आपके 88 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 89 को देख लेते हैं। तो आपके 89वां प्रश्न है, इनमें से आगमन विधि का सूत्र नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। तो देखिए आगमन विधि के 5 शिक्षण सूत्र होते हैं। एक आपके पूर्ण से अंश की ओर चलता है, एक आपके विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है,
एक आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, एक आपके सरल से कठिन की ओर चलता है और एक आपके उदाहरण से नियम की ओर चलता है। तो ये जो चौथा विकल्प है ये कह रहा है नियम से उदाहरण की ओर। तो साथियों ये जो विकल्प है ये आगमन विधि का नहीं बल्कि ये किसका शिक्षण सूत्र है, निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 89 में सही है। चलिए नेक्स्ट 90वां प्रश्न देख लेते हैं। 88 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? निगमन, आगमन, पाठ्य पुस्तक और प्रयोग प्रणाली। तो मित्रों 89 में आपके जो सही आंसर है प्राचीन एवं परंपरागत विधि आपको यहाँ पर बतानी है 89 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 89 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 को देखेंगे। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर और इनमें से सभी पर। तो भाई जो ब्लूम ने अपनी पाठ योजना का निर्माण किया है इसमें किस पर आधारित माना जाता है? तो ये उद्देश्यों पर आधारित है, क्योंकि इन्होंने किस पर बल दिया है? उद्देश्यों पर। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 90 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 91 पर। 91 क्वेश्चन, उत्प्रेरक प्रेरक से क्या तात्पर्य है? पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो उत्प्रेरक प्रेरक का मतलब क्या होता है? जो छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है उससे पाठ को जोड़ दिया जाए, पाठ या फिर उसके पूर्व ज्ञान को पाठ से जोड़ दिया जाए, तो यही उत्प्रेरक प्रेरक कहलाता है। थर्ड विकल्प आपके 91 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 पे आते हैं। तो 92वां क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है। अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है। बालक अनुशासित रहते हैं और सभी, तो सभी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रभाव बना रहना कोई यूँ थोड़ी, प्रभाव बनाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पर चौथा गलत है। ओनली यहाँ पर प्रथम विकल्प ही सही है, शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 93, 92 में कौन सा सही है? प्रथम विकल्प साथियों। तो आपके 93वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बालक के सर्वांगीण विकास की जांच करने की उपयुक्त विधि मानी जाती है परीक्षण, मूल्यांकन, मापन और इनमें से सभी। तो सर्वांगीण विकास की जांच करने की जो उपयुक्त विधि है वो मूल्यांकन को माना जाता है, क्योंकि सर्वांगीण विकास की जो जांच है वो मूल्यांकन के माध्यम से ही हो पाएगी। सेकंड विकल्प 93 में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है सामान्य बालकों में, कमजोर बालकों में, प्रतिभावान बालकों में और इनमें से सभी। तो विभेदकारी में सभी के बीच अंतर किया जाता है, इसलिए 94वें क्वेश्चन में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95, विद्यार्थी पाठ या इसके किसी भाग को अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं या नहीं इसके लिए उपयुक्त है गृह कार्य, बोध प्रश्न, मौन वाचन और व्याख्या। तो भाई जैसे आप कोई पाठ पढ़ा रहे हो तो आपको ये पता लगाना है कि भाई समझ रहे या नहीं समझ रहे, तो फिर आप किस प्रकार के प्रश्न करोगे। गृह कार्य, मौन वाचन, व्याख्या नहीं बल्कि बोध प्रश्न हम वहाँ पर उनसे करेंगे साथियों। सेकंड विकल्प आपके 95 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा? वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, व्यापकता और वैधता। तो भाई यदि हम प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, अब संख्या बढ़ाने से क्या होता है साथियों, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेगा, मतलब उसमें व्यापकता संबंधी गुण प्रभावित होगा। थर्ड विकल्प आपके इसमें सही है 96 में। तो देखिएगा 96 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 पे आते हैं। संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री है। मौखिक उदाहरण, श्यामपट्ट कार्य, मॉडल और टेप रिकॉर्डर। 97 में थोड़ा सा सोच लीजिए। तो देखिएगा संवाद मतलब जिसमें बातचीत की जाती है। तो साथियों बातचीत में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी उद्योतन सामग्री किसको मानेंगे? प्रश्न संख्या 97 में मॉडल को नहीं मानेंगे, श्यामपट्ट कार्य को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, या तो पहला रहेगा या चौथा रहेगा साथियों। तो 97 में देखिएगा संवाद पाठ का शिक्षण आप करवा रहे हो तो सबसे ज़्यादा उपयोगी टेप रिकॉर्डर को माना जाएगा, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो जाती है, उसको आप दोबारा भी सुन लेते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार चाहो सुन सकते हो। लेकिन मौखिक उदाहरण तो सिर्फ एक बार दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ फोर्थ विकल्प ज़्यादा बेटर है 97 में, इसलिए इसको ही सही मानेंगे मित्रों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सैसोर वाचन में, लेखन शिक्षण में और इनमें से सभी। तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी का नाम सभी ने सुन रखा है। इनकी शिक्षण विधि का प्रयोग लेखन शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड विकल्प 98 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99,
सुंदर लेखन के अभ्यास के लिए उपयुक्त तो रहेगा श्रुतलेख, प्रतिलेख, अनुलेख और कहानी लिखना। तो भाई सुंदर लेखन का यदि हमें अभ्यास करना है तो इसके लिए क्या उपयुक्त रहेगा? 99 में जो सही आंसर है वो रहेगा अनुलेख। अनुलेख का मतलब ही होता है सुंदर लेखन करना। थर्ड विकल्प 99 में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100। मास कम्युनिकेशन का सबसे पुराना तथा आधार माध्यम है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो भाई मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो सबसे पुराना माध्यम क्या है साथियों? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के बाद में इलेक्ट्रॉनिक तो बाद में आया था, इसलिए प्रथम विकल्प 100वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101। तो आपके प्रश्न संख्या 101 ये देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण के कितने उपागम हैं? 2, 3, 4 और 5। तो भाई इस शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधार पर जो शिक्षण के उपागम होते हैं उनकी संख्या होती है साथियों 3। कितनी होती है? 3 होती है। अदा, प्रक्रिया, प्रदा। ठीक है, विकल्प 2 सही है आपके 101 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 को देखेंगे। तो 102वां क्वेश्चन, निगमन विधि का मार्ग है खोज का, खेल का, अनुकरण का, उदाहरण का। तो अनुकरण का, खोज का, खेल का, उदाहरण का, इनमें से एक विकल्प का चुनाव करो। निगमन विधि का मार्ग कैसा है? राइट आंसर है साथियों, निगमन विधि का मार्ग अनुकरण का होता है, क्योंकि इसमें पहले सूत्र बता देते हैं और फिर उनके माध्यम से सूत्र को रटवा करके कि भाई ऐसे ऐसे जमा लेना सूत्र के स्थान पर संख्याओं को। तो यह अनुकरण का माध्यम हो गया। विकल्प 2 सही है 102 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 103। इकाई विधि का दोष है कौशल अविकसित करना, प्रशिक्षण की विधि होना, क्रमिकता का अभाव और शिक्षण सामग्री का बंटवारा। तो भाई इकाई विधि में सबसे बड़ा दोष ये होता है कि इसमें क्या होता है? क्रमिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि साथियों क्रमिकता इसमें नहीं पाई जाती है। क्रमिकता का मतलब होता है एक निश्चित क्रम में जो पाठ क्रम में दे रखे हैं उनको क्रम में पढ़ना, लेकिन इसमें तो अलग अलग जगह से पाठों को उठाकर इकाई में पिरो दिया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 103 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104 को देखेंगे मित्रों। तो आपके प्रश्न संख्या 104, उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान है समस्या का चुनाव करना, समय निर्धारण, नील पत्र बनाना और अंक तालिका का निर्माण करना। तो भाई उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान यहाँ पर 104वें क्वेश्चन में बताना है क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण में सबसे लास्ट में क्या बनाया जाता है साथियों? अंक तालिका बनाई जाती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 104 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105। भाई समस्या का चुनाव तो पहले कर लेते हैं, समय निर्धारण भी कर लेते हैं। नील पत्र तो भाई प्रश्न पत्र बनाने के लिए होता है, लेकिन उपलब्धि परीक्षण जब लास्ट में जब करते हैं तो इसमें अंक तालिका सबसे बाद में बनाई जाती है, इसलिए फोर्थ ही सही रहेगा 104 में। तो प्रश्न नंबर 105 पे आते हैं। रचनात्मक परीक्षा के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? सत्य परीक्षा, कार्य देना, मौखिक प्रश्न और प्रश्नोत्तरी एवं खेल। तो भाई रचनात्मक परीक्षा का नाम सभी ने सुन रखा होगा, जो लगातार चलती रहती है, तो इसके लिए सत्य परीक्षा उपयुक्त नहीं मानी जाती है। विकल्प 1 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 105 में। कौन सा वाला? सत्य परीक्षा वाला, 105 में प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास व गतिविधियाँ देने का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नोत्तर सरलता से याद करवाना। तो भाई पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियाँ दे रखी होती है उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं लग रहा है आपको? 106 में जो सही आंसर है साथियों, देखो भाषा का विस्तार करना है, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना है, सृजनात्मकता विकसित करना है, लेकिन प्रश्नों को सरलता से याद करवाना। साथियों ये सबसे निम्न है, इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 106 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 107, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर और अनुभव बांटना व बातचीत। तो भाई मौखिक भाषा का आकलन करना है तो सबसे बेस्ट क्या माना जाता है? जो अनुभव है उसको बांटे जाए और बातचीत की जाए। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 107 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108 को देखेंगे साथियों। तो 108वां क्वेश्चन ये रहा आपके, प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित विधि मानी जाती है समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, तुलना विधि और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रगतिवादी सिद्धांत होते हैं इस पर आधारित विधि किसको माना जाता है? समस्या समाधान विधि को माना जाता है। प्रथम विकल्प आपके 108वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 109 को देखेंगे। तो 109वां क्वेश्चन, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, मन की भाषा, शक्तिशालियों को की शक्ति, मस्तिष्क का व्यायाम। तो भाई गणित को इनमें से क्या कहा जाता है साथियों? शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा है, विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं, बल्कि गणित मस्तिष्क का व्यायाम है। जब हम गणित करते हैं तो बिल्कुल इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, पूरा माइंड एक जगह पर स्थिर रहता है, इसलिए मस्तिष्क का व्यायाम भी इसको कहते हैं। चौथा विकल्प 109 में सही है साथियों। अब सेकंड लास्ट मतलब 110वां प्रश्न, छात्रों की वैचारिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से उत्तम प्रश्न माने जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न,
सत्य असत्य प्रश्न और मिलान प्रश्न। तो भाई वैचारिक अभिव्यक्ति मतलब जिसमें वो खुद के विचारों को अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए सबसे बेस्ट प्रश्न निबंधात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें ही हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो विकल्प 2 सही है 110वें में। अब आज का अंतिम और 111वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और किसी प्रश्न में, जैसे 111 प्रश्न है तो 1-2 प्रश्नों में हो सकता है डाउट हो, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 111 को। ज्ञानात्मक पक्ष का उचित मापन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, भावात्मक समस्या द्वारा और इनमें से सभी। तो भाई ज्ञानात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो प्रायोगिक भावात्मक द्वारा नहीं बल्कि लिखित परीक्षा द्वारा इसका उचित मापन होता है। कल